गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो अभी तक हमने जो बेसिक्स चीज़ें पढ़ी थी लाइक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट होता है क्या? देखो, आपको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट में जब आपको मैंने स्टोइचियोमेट्री सिखाया था, उससे पहले मैंने आपको मोल्स निकालने सिखाए थे, राइट? अब मोल्स निकालने से पहले हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था। उसी तरीके से पूरा एक्चुअली जो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या है कि जैसे हमें वहां पे जो हमने नॉर्मलिटी डील नहीं की थी, तो नॉर्मलिटी का मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अभी बस समझो बात को, बाकी सिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में। तो वहां पे मोलरिटी, वहां पे हमने मोलरिटी और मोलरिटी सीखे थे। तो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले आपको इक्विवेलेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंस निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो एक एक करके हम चीजों को सीखेंगे। इक्विवेलेंट वेट सीखेंगे पहले, उसके बाद इक्विवेलेंस निकालना सीखेंगे, और फिर हम नॉर्मलिटी पे जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भैया? ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, देखो एक मिनट, सॉरी। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस, और substance or substance is the weight which combines, is the weight which combines or replaces 1 gram, or replaces 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 8 gram of oxygen, और 35.5 ग्राम ऑफ Cl। ठीक है, मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का या सब्सटेंस का वो वेट है जो कंबाइन होता है, रिप्लेस होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अगर ये 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जितना जितना वेट ऑफ एटम को एलिमेंट को रिप्लेस करता है, या फिर वो वेट ऑफ एलिमेंट जो इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस करता है, वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे सपोज करो ट्वाइस ऑफ mg प्लस O2, तो दैट्स इक्वल टू mgO। कितना है मेरा? mgO, ट्वाइस ऑफ mgO। ठीक है, तो लेट मैंने ये माना कि ये 48 ग्राम है और ये 32 ग्राम है। ठीक है, तो अब आपको मुझे क्या करना है कि देखो 48 ग्राम, 48 ग्राम, ठीक है, 48 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? 32 ग्राम। या फिर ऐसे समझो, चलो ऐसे समझो, मान लो ये रिएक्शन है, समझो बात को, ये रिएक्शन है। अब इसका टोटल एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 24 एक का होता है, तो 2 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा? 48 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अब समझो बात को, मुझे डेफिनेशन 8 ग्राम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो समझो 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है? 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 38 ग्राम O2 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब 1 ग्राम O2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 48/32। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मुझे तो कितने वेट की जरूरत है? 8 ग्राम O2 की। तो इसका मतलब 48/32 इंटू 8, मतलब दैट्स इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। ठीक है,
तो ये इसका एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट होता है मैग्नीशियम का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जितना मुझे मिला, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल दूं अगर मैं, जैसे सपोज करो जिंक प्लस H2SO4 tends to give ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। जिंक का वेट कितना है 65.4 ग्राम, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन मिल रहा है 2 ग्राम। इसका मतलब यह है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने जिंक को रिप्लेस कर रहा है 65.4 ग्राम को, मतलब 2 ग्राम से मुझे 65.4 मिल रहा है, लेकिन मुझे मतलब कितने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना मिल रहा है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना हो जाएगा 65.4 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट्स नथिंग बट ये आ जाएगा आपका 32.7, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो हमने हाइड्रोजन का भी देख लिया, ऑक्सीजन का भी देख लिया और क्लोरीन का भी देख लिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लेट्स से, अगर मैं बात करूं कि लेट्स से क्लोरीन के लिए, तो तीसरा एग्जांपल है ट्वाइस ऑफ Al प्लस Cl2 AlCl3, ठीक है, तो ये थ्राइस हो जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब ये होगा कि ये टोटल वेट 54 ग्राम है और ये 3 इंटू 71 ग्राम, तो इसका मतलब ये होगा 3 इंटू 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितने एल्युमिनियम के साथ कंबाइन कर रहा है 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम के साथ कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितने के साथ कंबाइन करेगा 54/3 इंटू 71, तो मुझे कितने से मतलब है 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने से होगा 54/3 इंटू 71 इंटू 35.5, तो दिस और दिस ट्वाइस, ठीक है। तो 3 2 6 और ये कितना हो जाएगा 9 ग्राम, ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 9 ग्राम, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप एक बात गौर से देखो, ठीक है, किसी ना किसी नंबर से आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट को क्या करना है डिवाइड करना है, और ये जो स्पेशल नंबर मिल रहा है, देखो आप हर चीज को क्या करो डिवाइड करो ना। अगर आप ऐसे समझो 35.5 तो मतलब 54/6 हो रहा है, 54/6 मतलब में कितने 27/3, 27 एक्चुअल में इसका एटॉमिक वेट होता है और 3 वो नंबर है जिससे मैंने डिवाइड किया। इसका मतलब ये मतलब मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट निकालने का इसका मतलब तरीका क्या है, देखो ये तो पुराने कॉन्सेप्ट्स है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट दुनिया में जितना भी एलिमेंट है या जितना भी कंपाउंड है वो सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन या क्लोरीन के साथ कंबाइन करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हो गया था ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या देखा कि हर एटॉमिक वेट में, चाहे आप यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पे भी एटॉमिक वेट को उन्होंने एक नंबर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी एटॉमिक वेट को ये कितना टाइम चला जाएगा 448/4, तो ये भी एक नंबर ही तो है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, तो हर एक वेट का उन्होंने क्या किया है स्पेशल नंबर से डिवाइड किया, और वो स्पेशल नंबर है एन फैक्टर। जी हाँ, एन फैक्टर जो हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। अब हम एन फैक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये अगर एलिमेंट है तो ऐसा समझो, अगर एलिमेंट है तो उसका एन फैक्टर उसका क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगा एलिमेंट में। एटॉमिक वेट को आपको क्या करना है एलिमेंट से, एलिमेंट के एटॉमिक वेट को उसके वैलेंसी से, क्योंकि एलिमेंट का जो एन फैक्टर होता है उसका वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे देखो Zn का कितना वैलेंसी होता है 2 होता है, तो मेरा लास्ट में 2 से डिवाइड किया एटॉमिक वेट को। यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 2 मोल है ना, तो 2 मोल को 48 है, तो 1 मोल को कितना हो जाएगा 24 को डिवाइड कर दिया मैंने किससे 2 से। आई बात समझ में, मतलब ये एक्चुअली में जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 24/2 आएगा, 24/2। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 ही होता है, ये हमें सबको पता है, ठीक है। तो एलिमेंट का एन फैक्टर उसका क्या हो जाता है वैलेंसी हो जाता है, और कंपाउंड का, ठीक है, अगर कंपाउंड या किसी सब्सटेंस की बात करेंगे तब हमें कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है एन फैक्टर निकालने के लिए, बट एलिमेंट का सिंपल सा जो उसकी वैलेंसी होगी वो उसका एन फैक्टर होगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या समझ में कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट को डिवाइड करना पड़ेगा एक स्पेशल नंबर से जो होता है एन फैक्टर, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूं एक डेफिनेशन फ्रॉम ऑल द अबव एग्जांपल, all the above example, from all the above example, it is clear that atomic weight is divided by
atomic weight is divided by a number, divided by a number, and that number is known as n factor, and that number is known as n factor. Hence general definition, hence general definition of equivalent weight is it is the ratio of atomic oblique molecular या ionic weight of the substance and to the n factor। ठीक है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या आयन होगा तो उसका आयनिक वेट को आपको डिवाइड करना है n फैक्टर से। क्या करना है, n फैक्टर से डिवाइड। तो एटॉमिक वेट तो ऑब्वियस बात, आप एलिमेंट के लिए यूज करोगे तो एलिमेंट का वैलेंसी उसका क्या होता है, n फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है और ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और एक बात और, क्योंकि एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के लिए ही हमें निकालनी है, किसके लिए, कितने के निकालने हैं, 1 मोल के लिए ही। तो इसका मतलब n फैक्टर भी आपको 1 मोल के लिए ही डिफाइन करना पड़ेगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन में 2 3 4 उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिंपल सा फंडा ये याद रखना है कि n फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो नोट बना के मैं ये भी लिख देता हूं, नोट बना के, सिंस atomic molecular oblique ionic weight is the weight of 1 mole of substance, 1 mole of substance, hence n factor is always, hence n factor is always calculated for 1 mole of hence n factor is calculated for 1 mole of substance। जैसे हम एटॉमिक वेट भी 1 मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट भी 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से n फैक्टर भी हम 1 मोल के लिए ही डिफाइन करेंगे बेटा, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। आखिर कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर का निकालने के कैसे। ठीक है, एलिमेंट का तो सिंपल तरीका है, उसका वैलेंसी होता है। बाकी किसी भी सब्सटेंस का n फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसके 5 ही मेथड होते हैं बस। ठीक है, 5 तरीके, पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा N, पांचवा V। यही 5 तरीके से आप दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का आई रिपीट अगेन, किसी भी सब्सटेंस का आप n फैक्टर निकाल सकते हो ABC NV से। ठीक है, ठीक है। अब एक बात और, कुछ चीजें होती क्या, n फैक्टर कभी कभी रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सब्सटेंस के अगर रिएक्शन, देखो एक ही सब्सटेंस 2 रिएक्शन शो कर सकता है, तो जो कि आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, तो जो हमने देखो 2 रिएक्शन शो कर सकता है, तो उसका n फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। घबराइए मत, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा उस चीज का। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे कि n फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस depends on the nature of substance, depends on the
depends on the nature of substance which it is showing, which it is showing, which it is showing in the given reaction, in the given reaction, which in the given reaction oblique problem, and it can be anyone, and it can be anyone, and it can be anyone out of this ठीक है. And factor of substance depends on the nature of substance which it is showing in the given reaction या oblique problem, and it can be anyone out of the following. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को और समझना, जैसे ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे. तो ऑर्गेनिक तो देखो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरा काम है सिर्फ, मेरा पार्ट है फिजिकल. फिजिकल में जो है ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा रोल नहीं है. ऑक्सैलिक एसिड का जो आपको रोल मिलेगा वो सिर्फ रेडॉक्स में मिलेगा. ठीक है, और ये बहुत अच्छा रिएजेंट है, मतलब इट इज एन ऑक्सीडाइज, इट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये. तो ये क्या होता है, दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है. इट कैन बिहेव एज अ एसिड और इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो एसिड होगा तो ये दो अलग अलग बातें करेंगे. जब एसिड के जैसे बिहेव करेगा तो H2C2O4 ये रिएक्ट कर सकता है H प्लस प्लस HCO4 माइनस, या ये ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस CO4 2 माइनस. तो दोनों देखो जब ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है, तो दोनों रिएक्शन एक ही सब्सटेंस के दो रिएक्शन है, ये अलग अलग रिएक्शन है और दोनों में इसका एन फैक्टर डिफरेंट है. तो ये क्वेश्चन में आपको डोंट वरी, ये रिएक्शन वगैरह आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको रिएक्शन देख के खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि इसका एन फैक्टर कितना होगा. ठीक है, तो याद रखना एक ही सब्सटेंस का डिफरेंट में रिएक्शन में प्रॉब्लम में इक्विवेलेंट वेट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. इसका मतलब एटॉमिक वेट तो फिक्स क्वांटिटी होता है, बट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी. क्यों, यहाँ पे एन फैक्टर 1 है, यहाँ पे एन फैक्टर 2 है. क्यों 1 है क्यों 2 है मैं आगे बताऊंगा, बट फिलहाल समझो. तो अगर जब इसका एन फैक्टर निकालोगे तो इस यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे एक बार, दूसरे वाले को निकालो तो आप 2 से डिवाइड करोगे. इसका मतलब ये होगा कि इक्विवेलेंट वेट कभी फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. ये क्या है, hence n factor of a single substance, hence n factor of a single substance will be different in different will be different in different को टू टाइम्स लिखना है. different reaction oblique problem due to which equivalent weight of a substance is a वेरिएबल क्वांटिटी. ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि देखो एन फैक्टर कभी भी फिक्स नहीं होता किसी सब्सटेंस का, तो वो डिफरेंट रिएक्शन या डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट हो जाता है. इस वजह से क्या बदलाव आ जाता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ABCNV यही 5 चीजों से हम क्या निकाल सकते हैं, इन्हीं 5 के मेथड से हम निकाल सकते हैं एन फैक्टर. ठीक है, तो अब एक एक करके हम एक एक चीज को सीखेंगे अच्छे से और अच्छे से डील करेंगे इनके ऊपर.
फैक्टर है अपना ए म्हणजे एसिडिटी, ये पेट में होने वाली एसिडिटी नहीं है। तो ठीक है, एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, ये डिफाइन होता है बेस के लिए, ठीक है, बेस के लिए होता है। या तो अब इसका मतलब क्या होता है कि भैया एक मोल बेस के द्वारा कितना OH माइनस दिया गया, या एक मोल बेस के द्वारा कितना H प्लस एक्सेप्ट किया गया, वो उसका एसिडिटी होता है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज it is defined for base, it is defined for base, it is defined for base and defined as number of OH minus ion, number of OH minus ion donated by 1 mole of base, second number of H plus ion accepted by 1 mole of base, ठीक है। तो दोनों एसिडिटी का क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी ही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH किस में टूट सकता है, Na प्लस और OH माइनस में। तो 1 मोल NaOH कितना दे रहा है, 1 OH माइनस दे रहा है, तो इसका बेस एसिडिटी कितना हुआ, सॉरी इसका एसिडिटी कितना हुआ 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करो सेकंड की, जैसे CaOH ट्वाइस है, CaOH जो है किसमें टूट होगा, ट्वाइस ऑफ Ca प्लस और ट्वाइस ऑफ OH माइनस, तो इसका एसिडिटी कितना हुआ, अगेन 2, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/2, मतलब m मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट जो भी m है, जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि 2 OH माइनस दे, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तीसरा फैक्टर की अगर हम बात करूं, जैसे एक और एग्जांपल LOH थ्राइस, तो ये देगा Al प्लस 3 और थ्राइस ऑफ OH माइनस, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 3, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/3, कितना हो जाएगा m/3। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट जब OH माइनस डोनेट करेगा। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे ऑक्साइड में, ऑक्साइड का केस हुआ, लाइक कार्बोनेट का केस हुआ, ठीक है, ऑक्साइड का केस, कार्बोनेट का केस और बाइकार्बोनेट का केस, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट मतलब SCO3 माइनस, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मतलब जैसे कैसे NaOH अगर मान लो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितना H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ये कितना, ये क्या दे रहा है आपको, NaCl प्लस H2O, मतलब एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है या एक OH माइनस दे रहा है, तो दोनों तरीके से आप बता सकते हो। ओवरऑल एसिडिटी तो कितना होगा, 1 ही होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा NaOH का m/1, क्योंकि एक H प्लस यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, या एक OH माइनस HCl को डोनेट कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं बोल रहा हूँ NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, ट्वाइस ऑफ NaOH टेंड्स टू गिव Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। अब सपोज करो इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में एसिडिटी कितने OH माइनस दे रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, 2H प्लस ले रहा है तो 2OH माइनस ये भी दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है 2OH माइनस तो होगा, लेकिन मोल कितने होंगे यहाँ पे, 2 मोल होंगे, क्योंकि हम हमेशा जो ये जो फैक्टर होता है ना, कि मतलब जो भी n फैक्टर होता है हमेशा 1 मोल का डिफाइन करते हैं। 2OH माइनस 2OH 2 NaOH 2OH माइनस दे रहा है, तो इसका 1 NaOH कितना देगा, 1, तो इसका ओवरऑल n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो Na2O, ठीक है, प्लस H2SO3, ये आपको प्रोडक्ट बनाया Na2SO3 प्लस ये बनाया H2O प्रोडक्ट, ठीक है। अब सपोज करो
Na2O या H2S होती है। देखो Na2O किसके जैसे एक्ट करता है, बेस के जैसे एक्ट करता है, बेस के जैसे एक्ट करेगा ये, ठीक है। ये ऑक्साइड आप थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। तो Na2O किसके जैसे एक्ट करेगा, बेस के जैसे। तो ये कितने H+ यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, देखो पूरा दो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इसका एसिडिटी कितना होगा Na2O का, तो 2H+ एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि देखो 2H+ एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन पूरा कंप्लीटली यूज कर लिया होगा। इसका मतलब 2H+ ये पूरा यूज किया होगा। इसका मतलब 2H+ एक्सेप्ट कर रहा है कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/2 हो जाएगा। आई बात समझ। तो फिलहाल मैं बस अब n फैक्टर की बात करूंगा, इक्विवेलेंट वेट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो MgO प्लस H3PO4, ठीक है, H3PO4, ठीक है, टेंड्स टू गिव Mg3PO4 ट्वाइस प्लस राइस ऑफ H2। अब सपोज करो ऐसा रिएक्शन है, तो कभी भी याद रखना n फैक्टर आप हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए निकालोगे। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो क्या मेरा मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉस्फेट PO4 2 - 2 है, यहाँ पे 2 है, Mg3 3 है और बाकी सब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ठीक है। अब समझो ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये भी कौन सा है, मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब ये अगेन H+ एक्सेप्ट कर रहा है। कितना H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ये पूरे के पूरे 6 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा कि एसिडिटी तो किसकी वजह से होगा, 6H+ एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कितने मोल के लिए, 3 मोल के लिए, बरोबर। इसका मतलब यहाँ पे इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आई बात सबको। चलो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं CaOH ट्वाइस की बात करूं प्लस HCl, और ये प्रोडक्ट बना रहा CaOHCl प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये कितने H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट से डिसाइड करो। देखो एक OH माइनस हटा और एक H+ हटा यहाँ से, तभी तो एक वाटर मॉलिक्यूल बना। इसका मतलब यहाँ पे होगा कि सिर्फ एक ही OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं बात करूँ CaOH ट्वाइस प्लस HCl टेंड्स टू गिव CaOH, सॉरी माय मिस्टेक, CaCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। मान लो सपोज करो कुछ खेल ऐसा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कितने एसिडिटी, अब यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं क्या हम, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, CaCl2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस है। अब समझो बात को, इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा है, कितना हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, कितना OH दे रहा है, इसका 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन दे रहा है। तो मतलब 2 हाइड्रोजन को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, 2 OH माइनस दे रहा है। कितने के लिए 1 मोल के लिए। तो इसका एसिडिटी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, सॉरी। अब जैसे सपोज करो ऑक्साइड का केस हो गया, कार्बोनेट का कर देते हैं हम, ठीक है। कार्बोनेट मेरा क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब ये कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्वियस बात है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिए, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल बना। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी किसके जैसे बिहेव, कार्बोनेट किसी भी मेटल का कार्बोनेट किसके जैसे बिहेव करता है, बेस के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये किसका एसिडिक फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करूं बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस H2SO4 टेंड्स टू गिव Na2SO4 प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ CO, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए होंगे, सर देखो यहाँ पूरा सल्फेट इसके साथ बाइकार्बोनेट के साथ चला गया, तो बाइकार्बोनेट के साथ चला गया, इसका मतलब ये होगा कि इसको बैलेंस कर दूं मैं, ये बैलेंस हो गया मेरा 2 2 2, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया इसने, 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, तभी तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बना। इसका मतलब 2 बाय कितने मोल के लिए, 2 मोल के लिए, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और,
कभी भी हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं ना तो हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सॉरी H2 और CO2 बनता है, ठीक है। तो एक आपने शायद आपने पढ़ भी लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि बाइकार्बोनेट्स हमेशा हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, बट कार्बोनेट्स कभी भी हीटिंग इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है। ये सब आगे आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक वगैरह में, दैट इज नॉट आवर पार्ट, यहाँ पे हमें वो सब से मतलब नहीं है। पर फिलहाल हमारा मतलब मकसद क्या था कि कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि बेसिसिटी हम सॉरी एसिडिटी हम दो ही फैक्टर से डिसाइड कर सकते हैं, कितना OH माइनस देगा बेस, या वो बेस कितना H प्लस एक्सेप्ट करे। अगर कोई चीज H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस है, समझ में। आपको नहीं पता कि सपोज करो ये क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसे डिसाइड कर दो भैया ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये एक क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरा जो पहला फैक्टर था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एसिडिटी वाला फैक्टर। तो कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उसका एन फैक्टर है, जो OH माइनस दे रहा है तो वो उसका एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं बी मतलब क्या होता है, बेसिसिटी, ठीक है। बी मतलब बेसिसिटी, तो क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, इट इज डिफाइंड फॉर बेस basicity, sorry, acid, it is defined for acid and defined as पहला number of H plus ion, number of H plus ion given by 1 mole of acid, second है number of OH minus ion accepted by 1 mole of acid। तो ये दोनों से क्या हो सकता है, डेफिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड जो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, क्या हो जाएगा उसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पहला एग्जांपल है HCl किस में टूटा है, H प्लस और Cl माइनस, इसका मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा m/1। H2SO4 की बात करूं मैं, H2SO4 किस में टूटेगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस और SO4 2 माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका एक बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जितना H प्लस दे रहा है, क्योंकि 2 H प्लस दे रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, H3PO2 और H3PO4, ठीक है। तो H3PO2, ठीक है, ये कितना H प्लस दे सकता है, ये हाईएस्ट सिर्फ 1 H प्लस दे सकता है, बाकी क्या होगा H2PO2 माइनस, ठीक है। ये कितने दे सकता है, 2H प्लस दे सकता है प्लस HPO3 2 माइनस, ये कितने दे सकता है, 3H प्लस दे सकता है प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। तो इसका बेसिसिटी 1 होगा, इसका बेसिसिटी 2 होगा, इसका बेसिसिटी 3 होगा। अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा दिखने में तो ये 3 हाइड्रोजन है, बट ये एक ही H प्लस दे रहा है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, ये 2 दे रहा है, ऐसा कैसे, तो इनके बड़े स्ट्रक्चर्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो H3PO2 का P डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, P डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये OH, ठीक है। P डबल बॉन्ड O OH OH और OH, ठीक है। इसका मतलब इन सब को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, मतलब ऐसे एसिड जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों से बने, ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बने हो और बिहेव एज अ एसिड करते हैं, उनको हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। और फास्फोरस का तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा देगा, तो वो हाइड्रोजन देगा जो ऑक्सीजन से मेरा जुड़ा होगा। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, सिर्फ एक, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा 1 होगा, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। इसका मतलब ये जो फास्फोरस से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इनको हम रिड्यूसिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। हालांकि आप डिटेल में आप 12th पी ब्लॉक में पढ़ोगे आप ये सब चीजें, ठीक है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है।
तो लेट्स नॉट डिस्कस, हमारा जो मेन मकसद था बस फिलहाल के लिए तो याद रखो H3PO2 का n फैक्टर 1 होता है कि एक ही H प्लस देगा, H3PO3 का 2H प्लस होता है, H3PO4 का 3H। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ज्यादा 2-3 बार रिवाइज करके रखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, एक BOH3 एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। देखो ये स्पेशल केस होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं? H3BO3, H3BO3, इसी को हम क्या लिखते हैं? H3BO3, ठीक है। बोरिक एसिड, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं BO3। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत स्पेशल केस है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस और स्पेशल केस है, ठीक है। H3BO3 और वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये आपको देता है BO4 माइनस और एक H प्लस देगा, ठीक है। समझना ध्यान से, H3BO3 वाटर में रिएक्ट करने पर HBOH4 माइनस देता है और ये H प्लस देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एकमात्र एक ऐसा एसिड है जो अपना H प्लस कभी नहीं देता, ये H प्लस वाटर का देता है। तो ये फ्रॉम वाटर, ये वाला कौन सा H प्लस है? जो वाटर डोनेट किया है, ठीक है। एसिड तो ना ये तो भाई मेहनत ये करे, मलाई कोई और ले जाए, एसिड तो वो है भाई, ये तो वाटर क्यों H प्लस दे रहा है? ये इसका प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत एक्सेप्शन केस और स्पेशल केस ये चीज है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा बेस के बारे में। सेकंड केस आ जाता है मेरा ऑक्साइड्स NH4 प्लस, इसके भी साथ किसके साथ बिहेव करता है? एसिड के जैसे। और सॉल्ट्स के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं H3PO4 क्या है मेरा? ऑक्साइड्स है। अगर ये NaOH के साथ क्या करता है मेरा? रिएक्ट करता है, ये प्रोडक्ट बना रहा है NaH2PO4 प्लस H2O। 3PO4 NaOH का रिएक्ट करके क्या बना रहा है? NaH2PO4, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से कितने हाइड्रोजन उसने रिप्लेस किया? सिर्फ एक हाइड्रोजन, मतलब एक OH माइनस के साथ एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया। इसका बेसिसिटी यहाँ पे कितनी हुई? 1 हुई। खुद से देखो ना, यहाँ से सिर्फ एक H प्लस निकला तो H2PO4 माइनस और Na प्लस मिल गया, तो यहाँ से सिर्फ एक H प्लस निकला, यहाँ से एक OH माइनस निकला। तो दोनों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि एक OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, ये कितना एक्सेप्ट कर रहा है? एक OH माइनस, तो बेसिसिटी कितनी हुई? 1 हुई। आई बात समझ में? जैसे सपोज करो सेकंड एग्जांपल है इसी का, अगर H3PO4 ट्वाइस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा Na2HPO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। तो अब यहाँ पे कितना OH माइनस एक्सेप्ट करे? यहाँ से 2H प्लस निकले, यहाँ से 2H माइनस निकले, इसका मतलब बेसिसिटी अगेन यहाँ पे कितनी हुई मेरी? 2 हुई। आई मतलब, तो इस तरीके से आपको कभी कोई रिएक्शन देख के पकड़ना पड़ेगा। और सपोज करो अगर H3PO4 3 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है? Na3PO4 प्लस थ्राइस H2O। इसका मतलब यहाँ पे बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
अब ऑक्साइड्स की बात करूं, जैसे मेरा मेटल ऑक्साइड्स किस तरह से बिहेव करता है, एज बेस के जैसे, और नॉन मेटल ऑक्साइड किस तरह से बिहेव करेगा, एसिड के जैसे, ठीक है। CaO2 प्लस CaOH ट्वाइस, तो ये आपको क्या देगा, CaCO3 प्लस H2O। कितने कितने OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है ये, कितने OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, सोचो कितने, 2 एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि 2 OH माइनस यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। जैसे सपोज करो N2O5 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, ये कितना दे रहा है आपको, N2O5 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, ये दे रहा है आपको NaCl प्लस अमोनिया प्लस H2O। देखो ये सॉल्ट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ये, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस का बहुत अच्छा रिएक्शन है कि जब भी N2O5 को किसी बेस के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं ना, तो अमोनिकल स्मेल वो छोड़ता है, तो अच्छा है आप एग्जांपल सॉल्ट एनालिसिस का। तो समझो बात को, ये कितने OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, ये 2 OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, कितने एक्सेप्ट कर रहा है ये, 2 OH माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ तक चलो समझ में आया। Na, अरे यार सॉरी माय मिस्टेक, ट्वाइस ऑफ HNO3 हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ HNO3, ठीक है। 2 H माइनस एक्सेप्ट करा, तभी तो क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, ठीक है। बेसिसिटी क्योंकि 2 H माइनस एक्सेप्ट किया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो रिएक्शन पे बैलेंस है, 2 सोडियम प्रोडक्ट मेरा NaNO3, माय मिस्टेक, ट्वाइस ऑफ NaNO3। देखो 2 OH माइनस एक्सेप्ट करा, तभी ट्वाइस ऑफ NaNO3 यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। चलो समझ में आया सबको, चलिए वेरी गुड। अगर बात करूं मैं और शिट, ये रिएक्शन ही पूरी गलत लिख दी मैंने, ठीक है। ये सॉल्ट एनालिसिस का रिएक्शन नहीं है, माय मिस्टेक। NaNO3 प्लस H2O, जैसे सपोज करिए ये NH4Cl प्लस NaOH, ये आपको देगा NaCl प्लस NH3 प्लस H2O, ठीक है। तो कितने अमोनिया एक्सेप्ट, कितना ऑक्सीजन, देखो यही सॉल्ट एनालिसिस वाला रिएक्शन है कि कभी भी आप किसी अमोनिकल क्लोराइड को या अमोनियम आयन को बेस के साथ डिसॉल्व करते हो तो अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो ये सॉल्ट एनालिसिस का अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कितना OH माइनस एक्सेप्ट करे, एक एक्सेप्ट करे, इसका मतलब बेसिसिटी कितनी हो जाएगी मेरी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड या किसी भी बेस का हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, उसके एन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर मेरा क्या होता है, चार्ज। एक मिनट, चार्ज को देखने से पहले एक मिनट जस्ट, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है मेरा चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड फॉर आयंस as well as charge. It is defined for ions as well as, sorry my mistake, salts, as well as salts which are neither undergoing oxidation nor reduction। अच्छा एक बात और, हमने जो एन फैक्टर निकाला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, याद है एन फैक्टर, तो हमने क्या कहते हैं कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया और उसको हम मल्टीप्लाई करते कितने नंबर ऑफ एटम के लिए, तो वो सब्सटेंस क्या था कि सब्सटेंस अंडरगोइंग था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जा रहा था, ठीक है। वो हमने एक मेथड सीख लिया एन फैक्टर निकालने का, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, तो उसका एन फैक्टर कैसे निकाला था, तो बैलेंस करने में जब हम सीखे थे तो उसमें हम सीख चुके थे कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन ये केस तब है कि कोई सब्सटेंस या कोई आयन है लेकिन वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा, सिंपल सा वो सब्सटेंस है,
तब उनके या तब उस सॉल्ट्स के हम कैसे निकालते हैं। तो बैलेंसिंग में मैंने आपको सिखाया था, अगर कोई सॉल्ट, if a salt is undergoing oxidation and reduction, if a salt is undergoing an oxidation and reduction, then how to calculate this n factor? The simply we had I had suggested that ki calculate the find out the first element which is having a some change of oxidation state, ठीक है। तो ये हमने देखा था, तो उस चेंज को मैंने क्या किया था, उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया था, तो उस सॉल्ट का वो उसका n फैक्टर होता था इफ इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सॉल्ट होंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो पहला केस मेरा है आयंस का, यहाँ पे आयंस और सॉल्ट्स दोनों के लिए करना है, तो ठीक है। तो कुछ नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। H प्लस का मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m1 m/1, Mg प्लस 2 कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ठीक है। NH4 प्लस का कितना हो जाएगा, m/1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो Al प्लस 3 का कितना हो जाएगा, m इसका और प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, चार्ज, वो इसका n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेरे किसके हैं, आयंस के। जैसे फॉर एग्जांपल PO4 3-, ये भी एक आयन है, तो इस PO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। SO4 2-, m मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, क्योंकि 2 जो चार्ज होगा, जिस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका क्या होता है, n फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चार्ज का केस था, ठीक है। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस है सॉल्ट्स। अगर किसी सॉल्ट्स का एसिड का निकालना सीख लिया, बेस का निकालना सीख लिया, तो अब हम सॉल्ट्स का कैसे निकालेंगे, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सॉल्ट्स का निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ऑफ एनी सॉल्ट, ये जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन सॉल्ट, ठीक है। या तो टोटल पॉजिटिव काउंट कर लो या तो टोटल नेगेटिव काउंट कर लो, वो इसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। जैसे सपोज करो NaCl की बात करो, NaCl एक सॉल्ट है, या तो आप प्लस चार्ज कर लो काउंट, या तो माइनस चार्ज, तो टोटल मान लो सपोज करोगा इसका मॉलिक्यूलर वेट m है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, या तो प्लस या तो -1, ठीक है। सपोज करो MgSO4 में SO4 पे चार्ज कितना, 2- और Mg का कितना हो जाएगा, +2, तो m/2, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। AlCl3, Al से तो कितना हो जाएगा, m/3, क्या तो टोटल नेगेटिव, एक का Cl का -1 है, तो टोटल कितने हैं आपके पास, 3 है, तो -3 हो जाएगा टोटल चार्ज, या Al + 3 तो एक ही है, तो 3 ओवरऑल तो भी 3 ही रहेगा, तो या तो पॉजिटिव काउंट करो या तो नेगेटिव। सपोज करो AlPO4, तो PO4 पे कितना चार्ज होता है, अभी देखा PO4 3-, तो m/3, या तो एल्युमिनियम/3, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे AB सॉल्ट्स, ये कितने टाइप के होते हैं, देखो, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो A+ B- होगा, या तो वो A+2 होगा और B-2 होगा, और या तो वो A+3 और B-3 होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। ऐसे सपोज कर कभी कभी ऐसा एग्जांपल Al2SO4 थ्राइस, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो एक एल्युमिनियम पे कितना था, 3, तो ऐसे कितने होंगे, 2, तो 6, तो SO4 पे कितना, 2 और इनटू 3 तो भी 6। तो आप किसी तरह मेथड से जाओ, उससे कोई मतलब नहीं था। ओवरऑल याद रखना, अगर कोई AX/BY मेरा सॉल्ट है, तो उसका जो n फैक्टर होता है वो x/y होता है, याद रखना इस बात, ठीक है। उसका n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x/y। अब इसमें कुछ भी वैलिड हो सकता है, कोई भी कर लो, वो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी कंपाउंड, जैसे इक्विवेलेंट ऑफ AX और BY अगर आपको काउंट करना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इस मेथड के बजाय आप ऐसे कर लो, इक्विवेलेंट ऑफ A+Y निकालो और इक्विवेलेंट ऑफ B-X, दोनों का अलग अलग निकाल के भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है Al2SO4 थ्राइस, सपोज करो आपको ये इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप ऐसे काम कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 थ्राइस, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के 6 से डिवाइड कर दो,
वह अगर आपको नहीं मन है तो आप अलग अलग निकालो, एल्यूमिनियम का अलग निकालो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा इसका 27 डिवाइडेड बाय 3, SO4 2 माइनस प्लस 3, ठीक है। और इक्विवेलेंट SO4 का कितना हो जाएगा 32, 32 और 64, तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 9 कितना हो जाता है मेरा 57, 57। तो ये आपका ओवरऑल क्या है मेरा बेटा इक्विवेलेंट वेट है। तो यहाँ से एक बात समझ लो कि इक्विवेलेंट वेट मैंने आपका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर दिया, ओवरऑल पूरा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज दी एंड हो चुका है, ठीक है। कल से हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, ठीक है, आपको ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज के लिए यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी चीजें कल करेंगे।